हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन टू महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चला रहे थे और जिसके अंतर्गत हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था कि अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल क्या होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि अष्टक नियम के थ्रू हम कैसे अणुओं को बना सकते हैं, उनका कैसे बॉन्ड होता है, जिसके अंदर हमने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड पढ़ा। उसके बाद हमने जैसे इसके अंतर्गत पढ़ा था कि कैसे इसमें हम बोन पेयर और लोन पेयर को कैलकुलेट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जिस टाइप से जब अणु बनते हैं तो उनकी आकृति का स्पष्टीकरण जो थ्योरी आती है वो होती है मेन थ्योरी हमारी VSEPR थ्योरी। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के बारे में। तो आइए देखते हैं। हमारी जो थ्योरी है, आज का टॉपिक है VSEPR थ्योरी। इसे हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में भी आप इसे हिंदी के अंदर कहते हैं, वैलेंस मीन्स होता है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत जो है ये आपके जो, अगर हम साइंटिस्ट की बात करें कि किसने दिया था, तो साइंटिस्ट में है इसके अंतर्गत इसे दिया गया था सिज्विक और पावेल के द्वारा। सिज्विक और पावेल ने इसे दिया था, लेकिन बाद में दो साइंटिस्ट और थे। इसके बाद में दो साइंटिस्ट और आए जिनके बारे में हम जिक्र करते हैं, वो थे नाइहोम और गैलेक्सी। नाइहोम और गैलेस्पी ने इसे स्पष्टीकृत किया और अच्छे से इसका स्पष्टीकरण दिया था। देखो ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि जिस टाइप से आपने अणु बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल बात की कि जैसे हम PCl5 बना रहे हैं तो मेरी मर्जी में Cl को कहीं पे भी जोड़ दूं, क्या मैं इस आकृति को कोई स्पष्टीकरण कर सकती हूँ? किस टाइप की आकृति है? नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर सिद्धांत बना जिसके अंतर्गत हर एक का बोन पेयर, लोन पेयर, एंगल वगैरह सब देख के उसकी क्या निकाली जाती थी, एक स्पष्ट आकृति निकाली जाती थी और उसी आकृति को हम बोलते हैं VSEPR सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या क्या अवधारणा है प्रस्तुत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये प्रदर्शित करता है, अणु की आकृति को बताता है। किसको बताता है? अणु की आकृति को बताता है। अणु की आकृति को बताता है, ठीक है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो अणु की आकृति है ये किस पे डिपेंड करती है? अणु की आकृति जो है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, डिपेंड करती है अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। संख्या पर निर्भर करती है कि सेंट्रल एटम पर, केंद्रीय परमाणु पर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स है, कितने नंबर ऑफ बोन पेयर्स हैं, या फिर हम इसे शुद्ध हिंदी में कहें तो कितने संख्या में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है जिन्होंने बंध का निर्माण नहीं किया और कितने आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है जिन्होंने बंध का निर्माण किया है। तो इनकी संख्या पर निर्भर करती है। अब होता क्या है कि ये संयोजकता कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या है? संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब कारण क्या है कि ये क्यों प्रतिकर्षित करते हैं? तो उसके अंदर होता है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन अभ्र पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है
क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन अभ्र पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है, इस वजह से ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। देखो नॉर्मल सी बात है, हमने ये सुना कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ही कौन से चार्ज के हैं, ऋणात्मक आवेश के हैं। और आपने पढ़ा कि सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्शन शो करते हैं, ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन ने PCl5 को ही ले लिया, या आप PCl3 को ले लो और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दो। जब ये बंध बने हैं, जब ये बंध बने हैं तब इन बंधों पर भी देखो, ये बंध बनाने में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लगे होंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब बात आती है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन को कितना प्रतिकर्षित कर सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन अब एक दूसरे को तब तक प्रतिकर्षित करते हैं जब तक इतनी दूरियों पर चले जाते हैं, जब तक इनका प्रतिकर्षण मिनिमम ना हो जाता है, प्रतिकर्षण न्यूनतम ना हो जाए, तब तक एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं, या फिर एक दूसरे को कह सकते हो आपकी धक्का देते हैं। ठीक है, तो अगर हम थर्ड बात इसकी अवधारणा के बारे में करें तो आप ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को तब तक प्रतिकर्षित करते हैं, तब तक प्रतिकर्षित करते हैं जब तक इनका प्रतिकर्षण न्यूनतम ना हो जाए, न हो जाए। वह प्रतिकर्षण न्यूनतम करने के लिए, वह प्रतिकर्षण न्यूनतम करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए, वह प्रतिकर्षण न्यूनतम करने के लिए ये एक दूसरे को त्रिविम में व्यवस्थित कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, त्रिविम में व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए हमने 3 चीज पढ़ी, अगर आपको पूरी थ्योरी नहीं आती कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो कि अणु की आकृति सिज्विक पावेल ने बोला, नायहोम गैलेस्पी ने उसको और संशोधित किया। उसके बाद हम फर्स्ट बात करें कि अवधारणा क्या कहती है कि अणु की जो आकृति है वो केंद्रीय परमाणु पर डिपेंड करती है, ना कि उसके साइडल एटम्स पर। सेंट्रल एटम के ऊपर उपस्थित बोन पेयर और लोन पेयर की संख्या पे अणु की आकृति डिपेंड करेगी। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं युग्म अपने आप को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रीजन इन पे माइनस चार्ज होता है। थर्ड बात हमने क्या करी, थर्ड बात हमने की कि इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को तब तक प्रतिकर्षित करेंगे जब तक ये प्रतिकर्षण न्यूनतम ना आ जाए, मतलब तब तक कि ये रिपल्शन न्यूनतम ना हो जाए, और उसी के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। अच्छा, ये थ्योरी जो कहती है, ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके किसके बीच में होता है। तो कल हमने पढ़ा था लोन पेयर और बोन पेयर। लोन पेयर रोल पेयर रिपल्शन जो है वो लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन, और ये ज्यादा होता है बोन पेयर रिपल्शन से, बोन पेयर रिपल्शन से। इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर किसी भी परमाणु पे लोन पेयर्स हैं तो लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण करेगा एज कंपेयर टू लोन पेयर बोन पेयर के प्रतिकर्षण से, एज कंपेयर टू बोन पेयर के प्रतिकर्षण से। इसको कैसे समझ सकते, एक ये तीनों चीज एक ही में आती है, वो होता है H2O। जैसा कि हमने बनाना सीखा था कि H2O के पास 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन साझे में चले जाते हैं हाइड्रोजन के साथ, और ये रह जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे लोन पेयर। अब होता क्या है, जैसे अभी देखने पे H2O की आकृति हमको कैसी दिख रही है, रेखीय दिख रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी आकृति कैसी होती है, इसमें क्या होता है, लोन पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये H है, ये H है, अब ये तो रहा लोन पेयर और ये रहा यहाँ का बोन पेयर,
और ये लोन पेयर इस बोन पेयर को प्रतिकर्षित करेगा। ऊपर से धक्का आ रहा है, उसके बाद वापस नीचे धक्का लग रहा है, और जब धक्का लगते लगते ये चीजें कुछ यहाँ पर आके व्यवस्थित होती है, तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये भी बोन पेयर है और ये भी बोन पेयर है, इसके बीच में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ओवरऑल जो आपके H2O की आकृति होती है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। इसे हम काफी टाइम पे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कुछ इस प्रकार का। और ये आपकी फाइनल संरचना होती है, इसे आप कह सकते हो वी या कोणीय आकृति, वी या कोणीय आकृति। और ऐसा आपके 12th बोर्ड में भी आता है कि क्यों H2O का बंद कोण, बंद कोण मीन्स दो बंदों के बीच का कोण, क्यों H2O का बंद कोण पहले कितना था 180 डिग्री और बाद में कितना हो जाता है 104.5। जिसने जेट का एग्जाम दिया है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि H2O के बंद कोण का मान कितना होता है, तो कितना होता है 104.5 होता है। तो क्यों हो जाता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन और बोन पेयर रिपल्शन की वजह से फाइनली H2 की आकृति जो स्ट्रेट थी वो कैसी हो जाती है, मुड़ी हुई आकृति हो जाती है। ये आपका कौन सा सिद्धांत है, VSEPR सिद्धांत है। अब हम कुछ और बात करते हैं कि क्या होगा, किस पे आकृति कैसी होगी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको देखना है, सबसे पहला आपको कॉलम बनाना है। मैं आपको एकदम मिक्स में पढ़ा रही हूँ, आपको ये चीज अलग से इंडिविजुअल नहीं मिलेगी कहीं पे भी। आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम है, इसके अंदर होता है नंबर ऑफ बोन पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, कि बोन पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो आकृति कैसी होगी, और अगर ऐसा हुआ जिसकी आकृति है उसका उदाहरण क्या होगा। समझ में आई बात? क्योंकि देखो, अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो आपको लोन पेयर वाली अलग मिलेगी और विदाउट लोन पेयर वाली बिल्कुल सारणी अलग मिलेगी। मैं आपको पूरा एक साथ बता रही हूँ कि इसके अंदर और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती है, तब उसकी आकृति किस प्रकार से दर्शाई जाती है। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 के कॉम्बिनेशन की। किसकी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं? 2 के कॉम्बिनेशन पे खाली एक ही होता है, 2-0 का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर बोन पेयर मतलब बंद बित्ते बने हैं 2 और लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो आकृति कैसी होती है? आकृति होती है रेखीय आकृति होती है। ए आपका केंद्रीय परमाणु और बी आपके कुछ इस तरीके से जुड़ते हैं, ठीक है। इसके बंद कोण का जो मान होता है ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे आप ले तो BeCl2 ले ले, HgCl2 ले ले, इस तरीके का इसका बंद कोण होता है। तो 2-0 पे आपका कॉम्बिनेशन होगा तो आकृति कैसी होगी? रेखीय आकृति होगी। 2-0 के कॉम्बिनेशन के बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 3 के कॉम्बिनेशन की। 3 पे आपके 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक बनता है 3-0 और एक बनता है 2-1। 3-0 पे बात करें हम तो 3-0 पे आकृति होती है समतल त्रिकोणीय आकृति। कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय आकृति होती है कुछ इस तरीके की, ये जिसमें ए तो केंद्रीय परमाणु है और बी आपका जो साइडल एटम्स हैं वो किस तरह व्यवस्थित होते हैं, और इसमें बंद कोण का जो मान होता है वो होता है 120 डिग्री, जिसके अंतर्गत आते हैं जैसे आप BCl3 ले लिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 ले लीजिए, वगैरह वगैरह। सेकेंड हमने बताया 2+1 की, इस पे होती है वी शेप, वी आकृति बनती है, जिसके अंतर्गत जैसे कि कुछ इस टाइप से, और ये आपकी इस तरीके से बनती है। इसमें एक लोन पेयर ऊपर की ओर व्यवस्थित होता है। ये बी आपके क्या हो गए? बी आपके रह गए साइडल एटम और ए आपका क्या रह गया? केंद्रीय परमाणु, ठीक है। इसमें आपका जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा SnCl2, कुछ इस तरीके से। इनके पास 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए मैं बता देती हूँ, उसके बाद अपन आगे करेंगे। देखिए ये टिन है, इसके पास होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। 2 से तो क्या जुड़ जाता है? क्लोरीन, और एक क्या बच जाता है? लोन पेयर। जो लोन पेयर होता है ये Sn है। लोन पेयर कुछ इस तरीके से ऊपर व्यवस्थित होता है और क्लोरीन परमाणु कुछ इस तरीके से रह जाते हैं फाइनली। तो आकृति कैसी बन जाती है? वी या कोणीय आकृति बन जाती है, ठीक है।
डायग्राम अगर आपको याद ना भी रहे तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मेन कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आपको शेप्स पता होनी चाहिए। बाद में हम बात करते हैं 4 के कॉम्बिनेशन की। 4 पे एक कॉम्बिनेशन बनता है 4 0 का। किसका बनता है? 4 0 का। 4 0 का मतलब होता है कि लोन पेयर कितने हैं? 4 बंद बने हैं और उसमें लोन पेयर मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो 4 0 के कॉम्बिनेशन पे आकृति बनती है आपकी चतुष्फलकीय आकृति बनती है। मैं जितनी भी शेप्स बना रही हूँ ये सारी शेप्स मैं 2D के अंदर बना रही हूँ, तो कोई अगर ऐसा है कि मुझे 3D में चाहिए तो 3D के अंदर नहीं बनी है, ये 2D के अंदर शेप्स बन रही है कुछ इस तरीके से, जिसके अंतर्गत जो बंद कोण का मान होता है ये होता है 109 डिग्री या 109.28 डिग्री रहता है। चतुष्फल की आकृति होती है इसके एग्जाम्पल्स में, जैसे आप CCl4 लीजिए, उसके बाद प्लस साइड में देखें तो आप एमोनियम भी ले सकते हो NH4+। ठीक है, ये आपकी होती है 4 0। 4 0 के अंदर और 4 के कॉम्बिनेशंस होते हैं। देखिए आप 4 के और कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं? 4 के और कॉम्बिनेशंस देखिए, जिसके अंतर्गत एक कॉम्बिनेशन बनता है 3 1 का। 3 1 मतलब 3 + 1, 3 + 1 का, 3 + 1 का। 3 + 1 की आकृति जो होती है ये होती है आपकी त्रिभुजी पिरामिडी आकृति होती है। त्रिभुजी पिरामिडी आकृति होती है। त्रिभुजी पिरामिडी आकृति आपकी कुछ इस तरीके से कि जो बंद होते हैं ये तो नीचे की ओर बनते हैं और एक लोन पेयर जो होता है वो कुछ इस तरीके से ऊपर रहता है, और ये आपका सेंट्रल आइटम हो गया। इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका अमोनिया NH3 का, और आप लेना चाहें तो इसमें आप फॉस्फिन भी ले सकते हैं NH3 और PS3 का। ये रह गया 3 और 1 कितना हुआ? 4। 4 0 कितना हुआ? 4। एक और कॉम्बिनेशन की बात करें 2 + 2 की। 2 + 2 के अंदर जो आकृति होती है ये होती है V या कोणीय या मुड़ी हुई आकृति, जिसको आप बेंट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको एक तरीके से इंग्लिश के अंदर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था H2O का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं H2O और H2S कुछ इस टाइप से। ये हुआ आपका किसका कॉम्बिनेशन? 4 का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ। 4 के कॉम्बिनेशन के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 के कॉम्बिनेशन की, जिसमें बोन पेयर और लोन पेयर की टोटल संख्या कितनी हो? 5 हो। ठीक है, 5 के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो 5 के कॉम्बिनेशन पे सबसे पहले बनता है 5 0। क्या बनता है? 5 0। इसकी आकृति जो होती है वो होती है त्रिभुजी द्विपिरामिडी। त्रिभुजी द्विपिरामिडी, त्रिभुजी द्विपिरामिडी, ट्राइंगल बाइपिरामिड अगर आप इसे कहना चाहें तो आप इसे कह सकते हैं। त्रिभुजी द्विपिरामिडी इसकी आकृति होती है कुछ इस तरीके की शेप होती है, जिसके अंतर्गत ये ए आपका केंद्रीय परमाणु हो गया, एक साइडल एटम, 2 साइडल एटम, 3 साइडल एटम, 4 साइडल एटम और ये 5वां साइडल एटम। कुछ इस टाइप से आपकी आकृति होती है त्रिभुजी द्विपिरामिडी की। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 अगर हम बात करें तो। त्रिभुजी द्विपिरामिडी आकृति के बाद नेक्स्ट आकृति अगर हम बात करें तो वो बनेगी आपके 4 1 की। 4 1 की, 4 1 की आकृति बनेगी। 4 1 की आकृति जो है वो आपकी रहेगी विकृत चतुष्फलकीय। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सीसो स्ट्रक्चर। विकृत चतुष्फलकीय, विकृत चतुष्फलकीय। इसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है, एक सीसो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से। सीसो जैसे कि अगर हम बात करें ये स्टैंड हो गया और यहाँ पे एक बालक इधर है और एक बालक इधर है और फिर वो उछलते कहते आपको बच्चों के गार्डन में देखने को मिलेगा, वो इस टाइप की आकृति होती है। सीसो स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं। आप इधर साइड में लिख लेना सीसो स्ट्रक्चर। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। 4 1 के बाद में हम बात करते हैं 3 + 2 के कॉम्बिनेशन की। 3 + 2 पे कॉम्बिनेशन पे आकृति बनती है टी आकृति। क्या बनती है? टी आकृति है। टी आकृति बनती है कुछ इस तरीके से, जिसके अंतर्गत
ये आपका केंद्रीय परमाणु हो गया, एक बोन पेयर, दूसरा बोन पेयर और ये तीसरा बोन पेयर, और दो लोन पेयर जो है वो ऊपर स्थित होते हैं। टी आकृति पे आपका क्या बनता है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है Cl(F3). ठीक है, नेक्स्ट अगर हम और कॉम्बिनेशन की बात करें जो 5 पे बनते हैं, वो एक और होता है 2+3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके जेट एग्जाम के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2+3 का कॉम्बिनेशन होता है, रेखीय आकृति बनती है, लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, जिसके अंतर्गत दो लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, और यहाँ पे जो बीच में सेंट्रल एटम हो गया और साइड में साइडल एटम हो गया, 180 डिग्री का कोण बनता है। इसके अंदर का इस फेवरेट एग्जाम्पल है I3-, ये जेट एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हो गए आपके 5 के कॉम्बिनेशन। एक बार वापस देख लीजिए, 5 के कॉम्बिनेशन में आपके पास आता है 5+0, उसके बाद में है 4+1, 4+1 के बाद में आपके पास आता है 3+2 पे टी शेप, और 2+3 के अंदर शेप आती है आपकी लीनियर शेप या रेखीय शेप, इसको आप कहते हैं। ये 5 का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर एक चीज रह गई आपकी, वो रह गया इसका एग्जाम्पल इसका है SF4। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 पे। ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, आपको याद करना पड़ेगा 2+3 पे शेप कैसी बनती है, 3+2 पे शेप कैसी बनती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास जो लाएंगे, इसके अंदर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं आपको कि किस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी शेप कैसे बनेगी। आगे हम बात करें 6+0 पे, तो 6+0 की शेप बनती है, वो होती है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है, जिसके अंदर आपके कुछ इस टाइप से व्यवस्था होती है कि ये केंद्रीय परमाणु हो गया एक बोन पेयर, दो बोन पेयर, 3 बोन पेयर, 4 बोन पेयर, 5 बोन पेयर, 6 बोन पेयर। अगर आप इसको 3D में बनाना चाहो तो कुछ इस टाइप से ये जुड़ेंगे, ये बन जाएगा इस टाइप से। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अष्टफलकीय संरचना होती है, ये होता है आपका SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। 6-0 पे आपकी शेप हो गई। अब हम आगे बात करेंगे 5+1 की। 5+1 पे आपकी जो शेप बनती है, ये होती है वर्गाकार पिरामिडी शेप होती है। इसकी शेप कुछ इस तरीके को आपको देखने को मिलेगी। ये तो आपका सेम टू सेम सेंट्रल एटम हो गया, ये आपका हो गया साइडल एटम 4, और इसके अंदर एक साइडल एटम नीचे रहता है और एक ऊपर बनता है लोन पेयर। क्या बनता है? लोन पेयर। लोन पेयर की जो शेप है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल आपका रहेगा वो रहेगा IF5 का। और आगे चले हम 6 का जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, तो 6 के कॉम्बिनेशन पे नेक्स्ट आपकी जो शेप बनेगी वो बनेगी 4+2 की। 4+2 पे आपकी 4+2 पे आपकी जो शेप बनेगी, ये बनेगी वर्गाकार समतलीय कुछ इस टाइप से वही बॉक्स बनेगा आपका। उसके अंदर एक लोन पेयर आपका कुछ इस तरीके से अपर पोर्शन पे, एक लोन पेयर लोअर पोर्शन पे, और बाकी साइडल एटम जो हैं वो उसके चारों कोनों पे उपस्थित होते हैं। इसके अंदर जो शेप बनती है ये होती है आपकी XeF4। ये आपकी हो गई 6 के कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल आपका 7 का कॉम्बिनेशन अगर कोई बनता है तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। 7 के कॉम्बिनेशन के अंदर आपके आता है 7+0। 7+0 पे आपकी आती है जो शेप होती है, एक मिनट, 7+0 पे जो आपकी शेप बनती है वो होती है पंचभुजीय द्विपिरामिडी। ये भी जेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है IF7 का। इसके अंतर्गत शेप कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। ये सारी शेप्स मैं 2D के अंदर बना रही हूँ। ये IF7 होगा आपका, जिसमें A सेंट्रल एटम हो गया, 1 2 3 4 5 6 और
एक यहाँ पे रहेगी 7, IF7 त्रिभुजीय पंचभुजीय द्विपिरामिडी। इस टाइप से आज हमने बात की आपकी कि किस बोन पेयर और लोन पेयर की संख्या के आधार पर किस तरीके से किसी भी अणु की आकृति को आप फाइनलाइज कर सकते हो। उसके अंतर्गत हमने ये विभिन्न आकृतियां देखी। अब आपको कल हम नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चंस करेंगे कि हमारे पास में इस तरीके का अणु है जिसके अंदर हम देखेंगे प्लस वाले भी देखेंगे, माइनस वाले स्ट्रक्चर्स भी कुछ आएंगे जिनके ऊपर माइनस चार्ज होगा, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम हम इनके अंदर इनकी शेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे किसकी शेप कैसी होती है। तो आपको याद रखना है बोन पेयर और लोन पेयर पे आपको कॉम्बिनेशन याद रखने हैं। 2 से लगा के आपको 7 कॉम्बिनेशन को पता रहना चाहिए। अगर आपको ये ध्यान है तो आप किसी भी मॉलिक्यूल की, चाहे वो प्लस चार्ज वाला है चाहे वो माइनस चार्ज वाला है, आप किसी भी मॉलिक्यूल की क्या निकाल सकते हो, आराम से उसकी शेप निकाल सकते हो। कंपटीशन एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो वो 2 होते हैं। एक होता है संकरण से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन और सेकंड आपका आता है ज्यामिति से, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे आपको उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और शेप्स को पता लगाना है। थैंक यू सो मच। और आप अपने दोस्तों से, जो भी आपके दोस्त आपके क्लास में पढ़ते हैं, चाहे आप 11th 12th क्लास के अंदर अभी पढ़ रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को इसको वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इजीली इन चीज़ों को, स्ट्रक्चर्स को देख पाए। क्योंकि क्या है, जैसे एनसीईआरटी की हम बात करें तो उसमें दोनों ही अलग अलग टेबल्स बनी हुई है जिसके अंतर्गत ये शेप्स के बारे में दिया हुआ है। मैंने आपको ओवरऑल एक ही टेबल बनवाई है जिसके अंतर्गत आप आराम से इजीली उसको आप कर सकते हो। थैंक यू।